हेलो गाइस। तो अब हमें पता चलता है कि एक्चुअली सौरा और ओतो को लेकर बहुत ज़्यादा जेलस हो गई थी और इसीलिए वो कुछ प्लान करने लगती है। सौरा के साथ उसकी एक फ़ोटो थी जो वो क्रॉप करती है और फिर ओतो को वही फ़ोटो दिखाने लगती है और बताती है कि सौरा तुम्हें भी बार बार कॉल्स कर रही थी और इसीलिए करना चाहती थी क्योंकि वो अनाउंस कर रही है कि वो और हाजुकी दोनों रिलेशनशिप में हैं और प्रूफ के तौर पर वो उनकी फ़ोटो भी दिखाती है और इसके साथ साथ वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करने लगती है। कहती है कि मेरा भी दिल टूटा था, आज तुम्हारा भी टूटा है, हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है और वो तो एज अ फ्रेंड बस उसे चुप कराने के लिए उसे हक करता है और यही वो सीन था जो सौरा ने कमरे के बाहर खड़े होकर देख लिया था। अब वो ये सब मिसअंडरस्टैंड करती है और बस बाहर जाकर रोना स्टार्ट कर देती है। वो बीच सड़क के बैठी हुई थी, स्नोफॉल भी हो रही थी, इतने में वहाँ पर हाजुकी पहुँच जाता है। अब सौरा रोते रोते उसे बता रही होती है कि किस तरह से मिस्टर कॉन ने मेरे डिजाइन चुरा लिए और अब वो देख कर आई है कि ओतो और सारा दोनों डेट करते हैं। वो कहती है कि मैं इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब मैं इस जॉब को भी क्विट कर रही हूँ। हाजुकी बहुत स्वीट था और उसे उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। इसके बाद वो ऑफिस में जाता है, मिस्टर कॉन से बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उल्टा उसी पर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अब से तुम चीफ पैटर्न डिजाइनर नहीं हो। अब हाजुकी भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसी जॉब पर लानत भेजता हूँ और इसके साथ ही वो ये जॉब छोड़कर चला जाता है। उसके बाद सौरा और हाजुकी दोनों जाते हैं मैनेजर के पास और उसे वो ड्रेस दिखाते हैं जो वो डिजाइन कर रहे थे उन दोनों आइडल्स के लिए। वो ड्रेस बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, मैनेजर को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन ये सारा टाइम सौरा बहुत ऑकवर्ड सा फील करती है। वो ओतो से नजरें भी नहीं मिला सक रही थी और ओतो भी उससे कोई बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि वो हर्ट हो जाएगा अगर उसने उससे हाजुकी के बारे में कोई बात की। और बस फिर इसी तरह से दोनों तरफ से खामोशी होती है तो दिल की बातें दिल में ही दब के रह जाती हैं। उसके बाद हाजुकी सौरा के पास आता है। वो उसे बताती है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है इतना सब कुछ हैंडल करना और खास तौर पर ओतो का सामना करना। हाजुकी यहाँ पर उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही स्वीट गर्ल हो, बहुत टैलेंटेड हो। मैं तुम्हारे जैसा टैलेंटेड तो नहीं लेकिन फिर भी जितना भी मैं कर सकता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, प्रोफेशनली भी और अगर तुम चाहो तो पर्सनली भी। वो उसे ये भी ऑफर करता है कि अगर तुम ओतो को भुलाना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने को तैयार हूँ। लेकिन आगे से सौरा हंसने लगती है और इस बात को मजाक में डाल देती है। कहती है कि प्यार करने का कोई टाइम नहीं, ये काम करने का टाइम है और अभी हमें बहुत सारा काम करना है। सौरा के डिजाइन एक कंपनी को पसंद आए थे, वो उन्हीं के लिए पोर्टफोलियो रेडी करके जाती है लेकिन वो कंपनी आगे से उससे एक्सक्यूज कर लेती है और कहती है कि हम सिर्फ तुम्हारे बॉस के साथ काम कर रहे थे, अब तुमने वहां से रिवोल्ट किया है तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। सिर्फ एक ही सीन है कि तुम्हारी कलेक्शन आगे चल सकती है और वो ये है कि तुम खुद ही अपने लिए स्पॉन्सर तलाश करो या मनी रेज करो। उसे 5 मिलियन चाहिए थे जो कि सौरा को लगता था मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक से बढ़कर एक मुसीबत सौरा पर आती रहती है। मैनेजर भी उसके पास आती है और उससे बार बार सॉरी करने लगती है कि हम तुम्हारे डिजाइन्स बीपीएम बैंड के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। अब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे जो उनके लिए ड्रेसिंग और स्टाइलिंग करना चाहते थे और उनकी कंपनी भी मजबूर थी, वो उनको नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए वो सौरा से कहते हैं कि तुम एक इंडिविजुअल डिजाइनर हो, तुम्हारे ड्रेसेस हम नहीं ले सकते। अब सौरा सैड होकर आंटी के पास बैठी हुई होती है। उसे लग रहा था कि उसकी फुलझड़ी चलने से पहले ही फुस हो गई है, लेकिन यहाँ पर आंटी उसे हिम्मत दिलाती है और उसे पॉइंट आउट करती है कि सबसे बड़ा कार्ड अभी भी तुम्हारे हाथ में है और वो तुम्हें गॉड ने दिया है। तुम्हारे टैलेंट के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मैडम आसागी की बेटी हो। तुम अपनी मम्मी से क्यों कांटेक्ट नहीं करती? वो तुम्हें ओ करती है क्योंकि वो तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी और अब वो इतना तो कर सकती है कि तुम्हारे लिए स्पॉन्सर तलाश कर दे तुम्हारे रियल टैलेंट को उभारने के लिए। अब सौरा भी यही सोचने लगती है और ओतो को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास अगर मेरी मम्मी का नंबर या ईमेल हो तो मुझे बताना। और ओतो ने तो पहले ही उसके लिए स्क्रीनशॉट रेडी करके रखा हुआ था और साथ ही साथ वो सॉरी भी करता है कि हम तुम्हारे ड्रेसेस नहीं पहन रहे। आज वो दोनों बात तो करते हैं लेकिन पहले वाली बात नहीं रही थी। दोनों को लग रहा था कि सब कुछ बहुत सुपरफिशियल है और बहुत सी बातें हैं जो वो दिल में छुपाए हुए हैं। अब कॉल कट करने के बाद वो तो सौरा को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें लाइक करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन सौरा उस टाइम पर नहा रही थी। बहुत देर बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि ओतो ने एक मैसेज भेजा था लेकिन डिलीट कर दिया है। अब सौरा काफी क्यूरियस होती है, सोचने लगती है और उसके बाद एक मैसेज उसे भेजती है और वो भी यही था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और उसने फैसला किया था कि अगर आधे घंटे तक उसने ये मैसेज पढ़ लिया तो ये मेरी किस्मत है, वरना मैं इसे डिलीट कर दूंगी और वो भी मेरी ही किस्मत होगी। और फिर इसके बाद सौरा बहुत बेचैन होती है। उधर हमें ओतो को दिखाते हैं, वो तो अपने काम में बिजी था। काफी देर बाद जब वो फारिग होता है, अपना फोन खोलता है तो सौरा की तरफ से एक मैसेज आया हुआ था, लेकिन ओपन किया था पर वो डिलीट हो चुका था क्योंकि आधा घंटा कब का गुजर चुका था। वो दोनों यही सोचते हैं कि कोई तो मैसेज आया था
लेकिन शायद वो अंधेरी रात निकल गई है और ये राज और कोई भी नहीं जानता। और फिर कुछ दिनों बाद सौरा की मुलाकात अपनी मम्मी से होती है। मैडम आसागी उससे मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई थी, ना उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया था। अब सौरा भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि शायद मैं कुछ गलत सोच कर आई थी, और वहाँ से जाने लगती है तो मैडम आसागी उसे रोकती हैं और उसे सॉरी करती हैं कि मैं एक अच्छी मम्मी नहीं बन सकी। अब वो उसे बिठाती हैं और बार बार पूछती हैं तो सौरा उनको बता देती है कि एक्चुअली मुझे आपसे पैसे चाहिए, मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए स्पॉन्सर तलाश करें, और अपनी सारी कलेक्शन भी उनको दिखाती है। वो कलेक्शन काफ़ी इम्प्रेसिव थी। वो कहती हैं कि तुम रॉ हो लेकिन तुम्हें बहुत टैलेंट है, बिल्कुल मेरी तरह से। वो उसे कहती हैं कि क्यों ना तुम मेरे साथ पेरिस चलो। उनके ब्रांड का नाम कॉल्जा था और वो कहती हैं कि उसमें मैं तुम्हें चांस दूंगी, तुम भी पेरिस के फैशन शो में हिस्सा ले सकती हो। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहला जो तुम्हारा ड्रेस देखा था उसी से ही मैं इम्प्रेस हो गई थी। अब सौरा ने भी फैसला किया था कि वो अपने कैरियर में आगे बढ़ेगी, क्योंकि बाकी सारों ने तो उस पर दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन अब हाजुकी परेशान बैठा था कि तुम तो पेरिस चले जाओगी, मेरा क्या बनेगा। तो यहाँ पर सौरा उससे कहती है कि तुम भी मेरे साथ आ रहे हो, मेरी मम्मी ने मान लिया है और तुम भी कॉल्जा में काम करोगे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक भारी दिल के साथ सौरा उस घर से अपनी सारी यादें और चीजें समेटने लगती है। एक दफा वो अपने पुराने ऑफिस अंदर सोनिया के बाहर से गुजर रही होती है तो उसकी एक्स कोलीग उसे देख लेती है और बताती है मिस्टर क्वान तुम्हें तलाश कर रहे हैं, और जबरदस्ती उसे अंदर ले जाती है। मिस्टर क्वान कहते हैं कि मैंने तुम्हारी कलेक्शन तुम्हें वापस कर दी है, मैं अब कुछ चोरी नहीं कर रहा। उन्होंने उसे बार बार कॉल्स की थी लेकिन सौरा ने उन्हें ब्लॉक किया हुआ था। वो कहते हैं कि मैंने एक दिन अपनी मम्मी की फोटो देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर उनको पता चला तो मैं उनके सामने कितना शर्मिंदा हूँगा, और बस तब से ही उन्होंने अपना थीम चेंज कर लिया था। और अब वो सौरा को बहुत सारी बेस्ट विशेस भी देते हैं और उसके लिए खुश होते हैं कि वो अब पेरिस जा रही है। सौरा भी अक्सर ओतो को देखा करती थी लेकिन सिर्फ स्क्रीन पर। उन दोनों के बीच फासले बढ़ते जा रहे थे और बहुत अरसा गुजर गया था, उन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। अब नेक्स्ट वीक सौरा ने पेरिस चला जाना था तो आंटी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फेयरवेल अरेंज की है, सारे लोग आ रहे हैं और साथ में ओतो को भी मैंने बुलाया है। लेकिन जब पार्टी का दिन होता है तो जब सौरा घर वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ 2 लोगों का खाना वहाँ पर पड़ा है और आंटी खुद गायब है। इसका मतलब है कि आंटी ने उन दोनों को सेट किया है और खुद वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने बाहर चली जाती है। अब सौरा बहुत नर्वस होती है, 100 दफ़ा जाकर मिरर में देखती है कि वो कैसी दिख रही है और फिर ओतो का वेट करने लगती है। इतने में ओतो भी वहाँ पहुँच जाता है। सौरा उसे वो बातें बताती है, कितने सालों बाद अपनी मम्मी से मिली, उनकी सेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, शायद उन्होंने अपना परफ्यूम नहीं बदला, या फिर शायद आज भी मैं उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। और साथ ही साथ उसे टॉन्ट भी करती है कि ओतो तुम बहुत बदल गए हो। लेकिन उसका कहना था कि सौरा तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, बेशक तुम टोक्यो वुमन बन गई हो, अब पेरिस जा रही हो, लेकिन दिल से तुम बिल्कुल पहले दिन जैसी हो, वही स्मॉल टाउन गर्ल जो मुझे पहली दफा मिली थी। और फिर उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर फायरवर्क्स एंजॉय करने लगते हैं और उस दिन को याद करते हैं कि जब उन दोनों ने इकट्ठे सपना देखा था कि वो लोग समर सीजन इकट्ठे गुजारेंगे और फायरवर्क्स देखेंगे। अब डिनर के थोड़ी देर बाद ओतो ने चले जाना था। जब उसके जाने का टाइम आता है तो सौरा बहुत सैड हो जाती है, लेकिन वो दोनों ही दिल में बातें रखे हुए थे, कुछ भी नहीं बोलते। वो तो जैसे ही मुड़ता है सौरा उसे रोकती है और कहती है कि अगर कोई दिन ऐसा हो कि मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाऊं तो क्या तुम मेरा हाथ थामोगे। ओतो का कहना था कि तुम ये सवाल कैसे पूछ सकती हो, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं थामूंगा। और फिर इसके साथ ही उसे एक टाइट हक कर लेता है और बहुत रोता है। अब सौरा भी बहुत रोती है, लेकिन इसके बाद वो एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलते। अब सौरा ने पेरिस चले जाना था, ओतो से बहुत दूर। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।